नमस्कार। हाजिर हुए हैं शहादत हसन मंटो की कुछ कहानियों को लेकर के। और चलिए आज एक कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है राम खिलावन। शहादत हसन मंटो साहब की कहानियाँ कुछ वास्तविकता को दिए है, कुछ अलहदा अंदाज में, और सब कहानियाँ समसामयिक परिवेश की हैं। और इसकी प्रस्तुति दी है धर्म बरिया जी ने। तो चलिए, कहानी का जिस तरह से रुझान ख़त्म हो गया है, हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि कहानियाँ, चूँकि आजकल हम लोग यूट्यूब या का इस्तेमाल बेतहाशा करते हैं, तो क्यों ना हम लोग कहानियों को सुनना भी शुरू करें, और थोड़ा सा कहानी की तरफ, किताबों की तरफ रुझान होना चाहिए। और कहानियाँ ऐसी हैं जो थोड़ा सा मानसिक चीज़ों को परिवर्तन करती है, बदलती है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आइए बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है राम खिलावन, शहादत हसन मंटो, बहुत मशहूर कहानीकार। खटमल मार चुकने के बाद मैं ट्रक के पुराने कागजात देख रहा था और मुझे कागज़ों में साइद भाईजान की तस्वीर मिल गई। मेज पर एक खाली फ्रेम पड़ा था। मैंने उस तस्वीर उसमें जड़कर और कुर्सी पर बैठकर धोबी का इंतज़ार करने लगा। हर इतवार को मुझे इसी तरह इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि हफ्ते की शाम को मेरे धुले हुए कपड़ों का स्टॉक ख़त्म हो जाता था। मुफलिसी के उस ज़माने में मेरे पास सिर्फ इतने कपड़े थे जो मुश्किल से 7-8 दिन तक आबरू कायम रख सके। मेरी शादी की बातचीत चल रही थी। इस सिलसिले में पिछले 2-3 इतवारों से मैं मुहिम जा रहा था। धोबी शरीफ आदमी था। वो धुलाई न मिलने पर हर इतवार को बाकायदगी के साथ पूरे 10 बजे मेरे कपड़े ले जाता था। फिर वो मुझे खटका कि कहीं ऐसा ना हो वो मेरे धुलाई न देने से तंग आकर वो किसी दिन मेरे कपड़े चोर बाजार में न बेच दे और मुझे अपनी शादी की बातचीत में बगैर कपड़ों के हिस्सा लेना पड़े, जो कि जाहिर है बहुत ही शर्मनाक रहेगा। खोली में मृत खटमलों की तरह घिनौनी बू फैली हुई थी। मैं सोच रहा था कि किस तरह दबाऊं, तभी धोबी आ गया। साहब सलाम, साहब सलाम कहकर उसने गठरी खोली और मेरे गिनती के कपड़े मेज पर रख दिए। ऐसा करते हुए उसकी नज़र सईद भाईजान की तस्वीर पर पड़ी। वो एकदम चौंक कर वो गौर से उस तस्वीर को देखने लगा और एक अजीबो गरीब आवाज़ हलक से निकली, हे। तस्वीर पर नज़र जमाए हुए ही धोबी बोला, ये तो सईद सालिम बालिस्टर है, तुम जानते हो ना? धोबी ने सिर हिलाया। हाँ, 2 भाई होता है। उधर कोलाबा में उनका कोठी होता, मैं उनका कपड़ा धोता होता। मैंने सोचा वो 2 वर्ष पहले की बात होगी, क्योंकि सईद हसन और मोहम्मद हसन भाईजान ने फिजी आइलैंड जाने से पहले 1 वर्ष पहले बॉम्बे में प्रैक्टिस की थी। चुनाचा मैंने उनसे पूछा, 2 वर्ष पहले की बात करते हो तुम? धोबी ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, सईद सालिम बालिस्टर जब गया तो हमको एक पगड़ी दे गया, एक धोती दिया, एक नया कुर्ता दिया। बहुत अच्छा होता, एक का दाढ़ी होता ये बड़ा। उसने हाथ से दाढ़ी की लंबाई बताई और सईद भाईजान की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, वो छोटा होता, इसका 3 बाबा लोग होता, 2 लड़का 1 लड़की। वो हमारे संग बहुत खेलता। कोलाबा में कोठी होता बहुत बड़ा। मैंने कहा, धोबी ये मेरे भाई हैं। धोबी के अलग से एक अजीबो गरीब आवाज़ निकली, हे सईद सालिम बालिस्टर। मैंने उसकी हैरत को दूर करने की कोशिश की और कहा, ये तस्वीर सईद हसन भाईजान की है, दाढ़ी वाले मोहम्मद हसन हैं, हम सबसे बड़े हैं। धोबी ने मेरी तरफ घूर कर देखा। मेरी खोली की ज़िंदगी का जायजा लिया। एक छोटी सी कोठरी थी, बिजली के प्रकाश से वंचित। एक मेज़ थी, एक कुर्सी और एक टाट की चारपाई जिसमें हज़ारों खटमल थे। धोबी को यकीन नहीं आता कि सईद सालिम बालिस्टर का भाई हूँ, लेकिन जब मैंने उसको उनकी बहुत सी बातें बताई तो उसने सिर को अजीब तरीके से झटक दिया और कहा, सईद सलीम बालिस्टर कोलोबो में रहता है, तुम इस खोली में। धोबी ने गठरी उठाई और बाहर जाने लगा। मुझे उसके हिसाब का ख्याल आया। जेब में सिर्फ 8 आने थे, जो शादी की बातचीत के सिलसिले में मुहिम तक आने जाने के लिए मुश्किल से काफ़ी थे। सिर्फ ये बताने के लिए मेरी नीयत साफ है। मैंने उसे रोका और कहा, धोबी कपड़ों का हिसाब याद रखना, खुदा जाने कितनी धुलाइयाँ हो चुकी हैं। धोबी ने अपनी धोती की लॉन्ग ठीक की और कहा, साहब हम हिसाब नहीं रखता। सईद सलीम बालिस्टर 1 वर्ष का काम किया, जो दे दिया ले लिया, हम हिसाब जानता नहीं।
ये कहकर चला गया। मैं शादी की बातचीत के सिलसिले में वहीं जाने के लिए तैयार होने लगा। धोबी खुश था कि मेरे हालात पहले के मुकाबले बेहतर हैं। चुनांचे उसने मेरी बीवी से कहा, बेगम साहब का भाई सालिम बालिस्टर बहुत बड़ा आदमी होता, उधर कोलाबा में रहता। जब गया तो हमको एक पगड़ी, एक धोती, एक कुर्ता दिया होता। तुम्हारा साहब भी एक बड़ा आदमी बनना होता। मैंने अपनी बीवी की तस्वीर वाला किस्सा सुना चुका था। उसको ये भी बता चुका था कि मुफलिसी के ज़माने में कितनी दरियादिली से धोबी ने मेरा साथ दिया था। धुलाई के एवज में जब दे दिया तो दे दिया, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन मेरी बीवी को थोड़े समय बाद उससे ये शिकायत पैदा हो गई, वो हिसाब नहीं करता। मैंने उससे कहा 4 साल मेरा काम करता रहा है, उसने कभी हिसाब नहीं किया। जवाब मिला, हिसाब क्यों करता, वैसे भी दुगने चौगने वसूल कर लेता होगा। वो कैसे, आप नहीं जानते। जिनके घरों में बीबियाँ नहीं होते उनको ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। करीब करीब हर महीने धोबी मेरी बीवी की चकचक होती। वो कपड़ों का हिसाब अपने पास अलग क्यों नहीं रखता। वो बड़ी सादगी से सिर्फ इतना कहता, बेगम साहब हम हिसाब जानत नहीं, तुम झूठ नहीं बोलेगा। सालिम बालिस्टर जो तुम्हारे साहब के भाई होता, हम 1 साल उसका काम किया होता। बेगम साहब बोलता, धोबी तुम्हारा इतना पैसा हुआ। हम बोलता, ठीक है। 1 महीने 250 रुपये कपड़े धुलाई में गए। मेरी बीवी ने अजमाने के लिए, धोबी इस महीने में 60 रुपये हुए। ठीक है बेगम साहब, तुम झूठ नहीं बोलेगा। मेरी बीवी ने उससे कहा, ठहरो धोबी, 60 नहीं 250 रुपये थे, लो बाकी रुपए मैंने मजाक किया था। धोबी ने सिर्फ इतना कहा, बेगम साहब तुम झूठ नहीं बोलेगा। पहले की तरह बाकी के रुपए अपने माथे के साथ लगाकर सलाम किया और चला गया। शादी के 2 वर्ष बाद मैं दिल्ली चला गया। 1.5 वर्ष वहाँ रहा, फिर बम्बई आ गया, फिर महिम में रहने लगा। 3 महीने के दौरान हमारे 4 धोबी बदले, क्योंकि वे बीमार, बेईमान और झगड़ालू थे। हर धुलाई पर झगड़ा खड़ा हो जाता। कभी कपड़े कम निकलते, कभी धुलाई निहायत जलील होती। हमें अपना पुराना धोबी याद आने लगा। एक दिन जबकि हम बिल्कुल बगैर धोबी के रह गए तो वो अचानक आ गया और कहने लगा, साहब को हमने एक दिन बस में देखा। हम बोला, ऐसा कैसे, साहब तो दिल्ली चला गया था। हमने उधर बायखाला में तलाश किया। छपाईदार बोला, उधर महिम में तलाश करो। बाजू वाली चाली में साहब का दोस्त था, उससे पूछा और आ गया। हम बहुत खुश हुए। हमारे कपड़ों के दिन हंसी खुशी में गुजरने लगे। कांग्रेस की नई सरकार बनी तो शराबबंदी का हुक्म जारी हो गया। अंग्रेजी शराब मिलती नहीं, लेकिन देशी शराब बनाना और बेचना बिल्कुल बंद हो गया। 99% धोबी शराब के आदी थे। दिन भर पानी में रहने के बाद शाम को वो आधा पाव शराब उनकी ज़िंदगी का अंग बन चुकी थी। हमारा धोबी बीमार हो गया और बीमारी का इलाज उसने उस जहरीली शराब से किया जो अवैध रूप से खींची जाकर चोरी छिपे बिकती थी। नतीजतन उसके जिगर में गड़बड़ी आ गई, जिससे उसने मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। मेरी बीवी को जब उसकी खतरनाक बीमारी का पता चला तो वो टैक्सी लेकर उसके घर गई और उसे गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बहुत प्रभावित हुए। चुनांचे उसने फीस लेने से मना किया, लेकिन मेरी बीवी उसे आधी फीस देकर ही मानी। धोबी का बाकायदा इलाज हुआ। जिगर की तकलीफ कुछ इंजेक्शनों से दूर हो गई। थोड़ी बहुत थी, वो भी धीरे धीरे दवाइयाँ खाने से खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब धोबी उठते बैठते हमें दुआएं देता था, भगवान साहब को सालिम बालिस्टर बनाए। उधर कोलाबा में साहब रहने को जाए, बाबा लोग हो, बहुत पैसा हो। बेगम साहब धोबी को लेने आया मोटर में। उधर किले में बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले गया, जिसके पास मेम होता। भगवान बेगम सबको खुश रखे। कई वर्ष बीत गए। इस दौरान कई राजनीतिक इनकलाब आए। धोबी बिना नागा के इतवार को आता रहा। उसकी सेहत अब बहुत अच्छी थी। इतना असर गुजरने पर भी हमारा सलूक नहीं भूला था। हमेशा दुआएं देता था। शराब बिल्कुल छूट चुकी थी। शुरू में कभी कभी उसे याद किया करता था, पर जब नाम तक न लेता था। सारा दिन पानी में रहने के बाद थकान दूर करने के लिए उसे दारू की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। हालात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए थे। बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। हिंदुओं के इलाके में मुसलमान और मुसलमान के इलाके में हिंदू दिन की रोशनी और रात के अंधेरे में हलाक किए जाने लगे। मेरी बीबी लाहौर चली गई। अब हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए तो मैंने धोबी से कहा, अब तुम काम बंद कर दो, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ऐसा ना हो कोई तुम्हें मार डाले। धोबी मुस्कुराया, साहब अपन को कोई नहीं मारता। हमारे मोहल्ले में कई वारदातें हुई, मगर धोबी बराबर आता रहा। कुछ दिनों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लाहौर से तार पर तार आने लगे कि सब कुछ छोड़ो, जल्दी चले आओ। मैंने शनिवार के दिन इरादा कर लिया और इतवार को चल दूंगा। मुझे सवेरे सवेरे निकल जाना था।
कपड़े धोबी के पास थे। मैंने सोचा कर्फ्यू से पहले पहले उसके घर से ले आऊं। चुनांचे साहब की विक्टोरिया लेकर महालक्ष्मी रवाना हो गया। कर्फ्यू में ढील की अवधि में 1 घंटा बाकी था, इसलिए आवागमन जारी था। ट्रामें चल रही थी। मेरी विक्टोरिया पुल के पास पहुंची तो एकदम शोर मचा। लोग अंधाधुंध भागने लगे। ऐसा मालूम हुआ जैसे सांडों की लड़ाई हो रही हो। भीड़ कम हुई तो देखा 2 भिट्टियों के पास बहुत से धोबी हाथ में लाठियां लिए नाच रहे हैं और तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। मुझे उधर भी जाना था। विक्टोरिया वाले ने इनकार कर दिया। मैंने उसका किराया अदा किया और पैदल चल पड़ा। जब धोबियों के पास पहुंचा तो मुझे देखकर खामोश हो गए। मैंने आगे बढ़कर एक धोबी से पूछा, राम खलेवन कहाँ रहता है? एक धोबी उसके हाथ में लाठी थी। झूमता हुआ उस धोबी के पास आया और जिससे मैंने सवाल क्या पूछा था राम खलेवन कहाँ रहता है। शराब से धुत धोबी ने करीब करीब मेरे ऊपर चढ़कर पूछा, तुम कौन हो? मैं राम खलेवन मेरा धोबी है। राम खलेवन तुम्हारा धोबी? किस धोबी का बच्चा है? एक चिल्लाया, हिंदू धोबी का या मुस्लिम धोबी का? तमाम धोबी जो शराब के नशे में चूर थे मुक्के तानते और लाठियां घुमाते हुए इधर उधर जमा हो गए। मुझे उनके सिर्फ एक सवाल का जवाब देना था, मुसलमान हूँ या हिंदू? मैं बेहद घबरा गया। भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि मैं उनमें घिरा हुआ था। नज़दीक कोई पुलिस वाला भी नहीं जिसको मदद के लिए पुकारता। कुछ समझ में आया न उन शब्दों में, न उनसे गुफ्तगू शुरू कर दी। राम खलेवन हिंदू है? हम पूछता, वो किधर रहता है? उसका खोली कहाँ है? 10 वर्ष से वो हमारा धोबी है। बहुत बीमार था, हमने उसका इलाज कराया। हमारी बेगम, हमारी मेम साहब यहाँ मोटर लेकर आई थी। यहाँ तक मैंने मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आया। दिल में बहुत शर्माया कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कितने नीचे स्तर तक उतर आता है। इस एहसास ने मेरी हिम्मत बताई। चुनांचे मैंने उससे कहा, मैं मुसलमान हूँ। मार डालो का शोर बुलंद हुआ। नशे का दूध एक तरफ चिल्लाया, ठहरो, उसे राम खलेवन मारेगा। मैंने पलट कर देखा। राम खलेवन मोटा डंडा लिए लड़खड़ा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुसलमानों को अपनी जबान में गाली देता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने धमकाने वाले लहजे में कहा, राम खलेवन दहाड़ा, चुप कर राम खलेवन की। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जब वो मेरे करीब आ पहुंचा तो मैंने खुश गले से हौले से कहा, मुझे पहचानते नहीं राम खलेवन? राम खलेवन ने बांध करने के लिए डंडा उठाया। एकदम उसकी आंखें सिकड़ी और फैली। डंडा हाथ से गिरा। उसने करीब आकर मुझे गौर से देखा और पुकारा, साहब। फिर वो अपने साथियों की ओर देखकर बोला, ये मुसलमान नहीं, ये मेरा साहब है, बेगम साहब का साहब। वो मोटर लेकर आया था, डॉक्टर के पास ले गया जिसने मेरा जुलाब ठीक किया था। राम खिलावन ने अपने साथियों को बहुत समझाया मगर वो न माने। जब शराबी थे तू मैं शुरू हो गई। कुछ धोबी राम खिलावन की तरफ हो गए और हाथापाई तक नौबत आ गई। मौका अच्छा देखकर मैं वहां से खिसक लिया। बहुत बेकरार था। दिल में तरह तरह के भाव उबल रहे थे। जी चाहता था कि जल्दी टिकट आ जाए और मैं बंदरगाह की तरफ चल दूं। मुझे ऐसा महसूस होता था अगर देर हुई तो मेरा फ्लैट मुझे अंदर कैद कर लेगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा टिकट आ गया। दरवाजा खोला तो बाहर धोबी खड़ा था। सलाम साहब। सलाम, मैं अंदर आ जाऊं? आओ। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। गठरी खोलकर उसने कपड़े निकाल कर पलंग पर रखे। धोबी ने अपने आप आंखें पोंछी और भर्राई आवाज़ में कहा, आप जा रहे हैं साहब? हाँ। उसने रोना शुरू किया। साहब मुझे माफ़ कर दो, ये सब दारू का कसूर है और दारू आजकल मुफ्त मिलती है। सेठ लोग बांटता है कि पीकर मुसलमान को मारो। मुफ्त की दारू कौन छोड़ता है साहब? हमको माफ़ कर दो, हम पिए था। साइद सलीम बलिस्टर हमारे घर बहुत मेहरबान होता। हमको एक पगड़ी, एक धोती, एक कुर्ता दिया होता। और आपका मेम साहब जुलाब से अब मरता होता, वो मोटर लेकर आता, डॉक्टर के पास ले जाता, इतना पैसा खर्च करता तुम मुलक जाता। बेगम साहब को मत बोलना राम खलेवन। उसकी आवाज़ गले में रूद गई। गठरी की चादर कंधे पर डालकर चलने लगा तो मैंने उसे रोका। ठहरो राम खलेवन। लेकिन वो धोती की लौंग संभलता हुआ तेजी से बाहर निकल गया।